गाइस, मैं सेल्फ अमित शुक्ला, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास के 3 मार्कर के क्वेश्चन आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसके पहले हमने 3 वीडियो जो हैं वो इतिहास के 3 मार्कर के क्वेश्चंस के बनाए थे और उन तीनों वीडियो को आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों के पास ये चैनल जा सके या ये वीडियोस पहुंच सकें, उसके लिए आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फ्री स्टडी जोन, उसमें आप ऐड होकर के डेली आंसर जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है, चाहे वो इतिहास की हो चाहे करंट अफेयर्स की हो, अलग अलग विषयों से संबंधित हम टॉपिक लेते हैं। उसमें हम डेली जो हैं वो क्वेश्चन देते हैं और जो स्टूडेंट्स वहाँ ऐड हैं वो अपने आंसर्स भेजते हैं, जिसमें जो भी उसमें उपयुक्त सुझाव होते हैं वो सब हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो कुल मिला करके आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपना उत्तर लेखन शैली जो है उसमें बदलाव जो है वो अपना कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय इतिहास के 3 मार्कर के क्वेश्चन की। ध्यान रहे इसके शुरू के जो 3 वीडियोज़ हैं उसे भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं वो हमने शामिल किए हैं और उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 3 मार्कर के क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या जो बनते हैं क्वेश्चंस, उनको हम शामिल करें। देखते हैं अकबर का मालवा अभियान 1561 में। 3 मार्कर के प्रश्नों को जो अब लिखते हैं उसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं, तो बार बार मैं उसका दोहराव नहीं करूँगा। 1561 में मुग़ल सम्राट रहते हैं अकबर। तात्कालीन शासक जो रहते हैं बाज बहादुर, इन्हीं को पराजित करते हैं। अकबर का ये पहला अभियान था। मुग़ल नेतृत्व, चूँकि अकबर के शासनकाल में मालवा अभियान होता है, लेकिन मुग़ल नेतृत्व जो कर रहे थे वो आदम खां और अब्दुल्ला खां कर रहे थे। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की। तो मालवा अभियान में जो सबसे खास बात है, 2 से 3 चीज़ें। एक तो 1561 मुग़ल सम्राट अकबर, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आदम खां, अब्दुल्ला खां। तात्कालीन शासक बाज बहादुर वहाँ पे रहते हैं, जिनको ये पराजित करते हैं। तो ये 3 बातें इसमें पहली सबसे खास हैं। पहला अभियान रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अगर हम बात करें तो डेट इंपॉर्टेंट है, 18 जून 1576। हल्दी घाटी का मैदान जो कि राजस्थान में है। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप व मुग़ल सम्राट अकबर के मध्य लड़ा जाता है। फिर आपने बता दिया कि अबुल फजल ने इस युद्ध को खामनौर का युद्ध की संज्ञा दी। मुग़ल नेतृत्व आसफ खां मान सिंह करते हैं। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर व भीलों ने युद्ध में भाग लिया, किंतु अंततः मुग़ल विजयी होते हैं, मतलब महाराणा प्रताप की इसमें हार हो जाती है। पानीपत का द्रुति युद्ध। पानीपत का द्रुति युद्ध की अगर हम बात करें तो 5 नवंबर 1556 पानीपत हरियाणा। मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू और मुग़ल सम्राट अकबर के मध्य जो है वो युद्ध जो है वो लड़ा जाता है। आगे अगर हम बात करें मुग़ल नेतृत्व की तो बैरम खां इसका मुग़ल नेतृत्व करते हैं। इस युद्ध के बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पे अधिकार हो गया। ये 4 से 5 बिंदु आपको इसमें बताने हैं जो उसमें मुख्यतः उससे जुड़े हुए हैं। ध्यान रहे, जब भी 3 मार्कर के प्रश्न लिखें तो उससे इतर आपको चीज़ें नहीं बतानी है। मतलब अगर आपने ये चीज़ बता दिया कि प्रधानमंत्री हेमू जो आदिल शाह के रहते हैं और मुग़ल सम्राट अकबर, तो आपको फिर इससे ज़्यादा उसमें बताने की आवश्यकता नहीं कि अब पता चले कि आप हेमू के बारे में आप विस्तृत व्याख्या करने लगे, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के पानीपत के द्रुति युद्ध के संबंध में जो भी उसकी खास बातें हैं वही चीज़ें आपको बतानी है। चलिए देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। कहाँ हुआ? तराइन में। किसके बीच में हुआ? गौर वंश के मोहम्मद गोरी और चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें गोरी की पराजय हुई। मोहम्मद गोरी की भारत में दूसरी पराजय थी। इसे तारवड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। अगला दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में जो खास बातें हैं उसको देखिए, 3 4 5 बिंदुओं से हमने इसको संजोया है। गुजरात राज्य से संबंधित थे। मूल नाम इनका महाबली था। कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। कबीर पंथी थे। संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय था। शिष्य इनके फरीद हो गए, माधोदास हो गए और ये अकबर के समकालीन थे। तो आपने लगभग 6 से 7 बिंदुओं में आपने इसको पूरा कवर कर लिया। इसको आप चाहें तो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका आपका अलग भी हो सकता है। मुझे इस तरीके का प्रेजेंटेशन ठीक लगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके का दिखाया है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें चैतन्य स्वामी की,
तो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित रहते हैं। मूल नाम इनका विशंभर रहता है। बंगाल में भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार इनको कहा जाता है। गोसाई संघ की स्थापना की। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत जो है वो अचिंत्य भेदा भेद है। अगला है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। 14वीं शताब्दी में अहिर राजा आसा द्वारा निर्मित है। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर की अंतिम विजय रहती है 1601 में। ब्रैकेट में मैंने बता दिया है कि तत्कालीन शासक मीर बहादुर को पराजित करते हैं अकबर। तो असीरगढ़ के किले के बारे में ये पूरी बातें हुई। अगला देखते हैं अकबर की गुजरात विजय। गुजरात विजय को चूँकि इसमें ज़्यादा मैटर था इसलिए मैंने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है। 3 से 4 बिंदु इसमें आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले बताइए कि 1571-72 में मुगल सम्राट अकबर जो हैं ये गुजरात विजय करते हैं। संसार का सर्वाधिक द्रुतगामी या सबसे तेज आक्रमण माना जाता है। 9 दिन में इस आक्रमण को पूरा करते हैं। तत्कालीन शासक मुजफ्फर खां को पराजित करते हैं। अब देखते हैं इसकी खास बात क्या है कि अकबर ने इसी समय सर्वप्रथम समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला और गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया गया। इतनी बातें हैं जो इस अकबर की गुजरात विजय से जुड़ी हुई हैं। आगे देखें शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के बारे में ये जब आप बताएंगे तो उसके बारे में 3 से 4 चीज़ें बतानी हैं। तो सबसे पहले बता दीजिए कि वैष्णव संप्रदाय जो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है वही शुद्धाद्वैतवाद है। प्रतिपादक इसके जो हैं वल्लभाचार्य हैं, इसीलिए वल्लभावाद भी इसको कहा जाता है। इसे वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ मत भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का ये साधन बताते हैं। तो आपने ये बता दिया कि भाई इसका प्रतिपादन किसने किया। फिर आपने ये भी बताया कि किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, वैष्णव संप्रदाय से। श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं इनके लोग। और अंतिम में आपने बता दिया कि ये क्या शिक्षा देते हैं। तो पुष्टि मार्ग को ये ईश्वर प्राप्ति का साधन बताते हैं। तो 3 चीज़ें जो इससे मुख्यतः जुड़ी हुई थी वो आपने बता दिया। अगला है मीराबाई। मीराबाई के बारे में पहले बताइए कि इनका जन्म मेड़ता जिले में हुआ था। फिर कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री रही हैं ये। गुरु इनके रैदास थे। और उसके बाद आप बताइए कि इनकी रचना जो है, इनके भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। भाषा जो इन्होंने प्रयोग की वो ब्रज भाषा थी। मीराबाई ने गीत गोविंद पे टीका लिखा। ये कुछ बातें हैं जो मीराबाई से संबंधित है और 4 से 5 बिंदुओं में आपको बतानी है। अगला जो है शंकर देव। शंकर देव की अगर हम बात करें तो इनको असम का चैतन्य कहा जाता है। कृष्ण मार्गी संत हैं। मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी रहते हैं ये। संप्रदाय की बात करें तो शरण संप्रदाय इनका संप्रदाय रहता है। रचना अगर बात करें तो रत्नाकर इनकी रचना है। आगे देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसीदास जी के बारे में पहले आपने बताया कि इनका जन्म बांदा में हुआ था। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। भाषा इनकी अवधी, मतलब जो भाषा इन्होंने प्रयोग की वो अवधी भाषा थी। शैव व वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय जो है वो तुलसीदास जी को जाता है। ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते हुए श्री राम को ईश्वर का अवतार मानकर भक्ति पर विशेष बल दिया। मतलब इनका जो उपदेश था वो हमने बता दिया। और अंतिम में बताइए कि कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की हैं। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म किसके समकालीन थे, किस भाषा का प्रयोग किया और क्या इनकी शिक्षा थी, और अंतिम में रचना, ये पूरी बातें आपको बतानी है। अगला देखें रामानुजाचार्य। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता जो हैं वो रामानुज को माना जाता है। दक्षिण में विष्णु का अवतार भी इनको कहते हैं। ग्रंथ की बात करें तो न्याय कुलिश या ब्रह्मसूत्र भाष्य इनका प्रमुख ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। भगवत गीता पर इन्होंने टीका लिखा। इनके दर्शन जो है वो विशिष्ट द्वैत दर्शन है। रामानंद की बात करें तो रामानंद में इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, लेकिन कार्यक्षेत्र जो था वो बनारस था। इम्पॉर्टेंट है ये। संप्रदाय की बात करें तो श्री संप्रदाय है इनका। और शिष्य जो थे 12 शिष्य थे, जिनमें रैदास और कबीर जो है इम्पॉर्टेंट है, यह मुख्य प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते थे। प्रथम सुधारक जिन्होंने महिलाओं को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा। हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। बाह्य आडंबरों का विरोध कर सच्ची भक्ति और मानव प्रेम पर बल दिए। राम भक्त धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। रचना की बात करें तो ज्ञान लीला, सिद्धांत पटल, योग चिंतामणि इनकी प्रमुख रचनाएं।
अगला अगर हम देखें रैदास, तो रैदास जी की बात अगर करें तो इनका जन्म बनारस में हुआ, कबीर के समकालीन थे, गुरु रामानंद थे। संप्रदाय की बात करें तो रैदासी संप्रदाय इनका संप्रदाय कहा जाता था। शिष्य मीराबाई थीं। इन्होंने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का समर्थन किया तथा अवतारवाद का विरोध किया। तो रैदास जी के बारे में ये पूरी खास बातें हैं। पहले जन्म बताइए, किसके समकालीन थे। समकालीन दरअसल इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी कई बार ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चूंकि प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पहलू होगा। तो जब भी मुख्य परीक्षा में उत्तर रखिए, तो अगर कोई ऐसा प्रश्न जो प्रीलिम्स में उससे संबंधित बार बार पूछा गया है, तो उसे आप ज़रूर उसमें इंक्लूड करिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो इसी कारण से 2 से 3 चीज़ें तो मुख्य रूप से आपको बतानी है। उनका जन्म, किसके समकालीन थे, गुरु, उनका संप्रदाय और उनका कार्य। ये 2 से 3-4 चीज़ें उनकी इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब जब कभी भी अगर किसी व्यक्ति के बारे में लिखिए जो कि संत है या किसी आंदोलन, भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको बिल्कुल फैक्ट के रूप में आपको लिखनी है। तो ये हो गया रैदास। तो इस पूरे वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न देखे 3 मार्कर के, आशा करता हूँ आपको पूरे समझ में आए होंगे। और इन सभी प्रश्नों का आप अभ्यास करिए, अपनी भाषा में लिखिए। तथ्य जो हैं वो आपको मैंने इस वीडियो में देख ही दिए हैं। अपने भी तथ्य आप लिख सकते हैं। ये मत मानिए कि 100% ये उत्तर जो है वो आदर्शात्मक है, और इसमें आप जो चाहें तो अपना चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, विषयांतर आपको नहीं होना है। और किसी प्रकार के अगर डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके वहाँ पे अपने डाउट्स को हमसे शेयर कर सकते हैं, उसका उचित निवारण आपको बताया जाएगा। और आंसर राइटिंग सेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सर्च ऑप्शन में फ्री स्टडी जोन लिखिए और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कराई जाएगी। कोई डाउट्स हैं वहाँ पूछें या कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।